ब्रेक के बाद 10 का दाव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बीजेपी और भाजपा को लेकर के 10 लोकसभा सीटों पर बात की थी। अब बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा सीट की, जहां पर राव इंद्रजीत की बात लगातार सामने आ रही है। और सीधे चलते हैं इंसाफ मंच के प्रवक्ता राजेश यादव जी के पास। यादव जी, किस तरीके से अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन लगातार कयास अटकलें सामने आ रही है कि राव इंद्रजीत जो है जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है या आदेश दिए गए इस मामले पर? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह पिछले कई सालों से इस दक्षिणी हरियाणा में हो रहे भेदभाव, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते रहे हैं। जब किसी भी मंच पर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो उन्होंने इंसाफ मंच का गठन किया और उस इंसाफ मंच के माध्यम से हरियाणा की जनता को एक मजबूत विकल्प देने का प्रयास किया है और उसमें हम बहुत कामयाब भी हो रहे हैं। पूरे हरियाणा की जनता हमारे साथ जुड़ भी रही है और बिल्कुल हम उस विकल्प पे काम कर रहे हैं। ये आखिरी साल में आके क्षेत्रवाद क्यों याद आ रहा है? क्यों नहीं, इसके पहले जो क्योंकि 4 साल और भी थे। आप ध्यान दीजिए, 2006 में सबसे पहले हमारे माननीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने गुड़गांव विकास प्राधिकरण के गठन की मांग उठाई थी। उनके ही प्रयासों से गुड़गांव में नगर निगम की स्थापना हुई और उनके ही प्रयासों से ये सारा जो मेवात में रेलवे लाइन हो, चाहे डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बन के रह गई और यहाँ पे भ्रष्टाचार का नंगा नाचा जा रहा है। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, खजान सिंह जी से भी सवाल करूंगा। उससे पहले मैं एक बार अजय झा जी के पास आता हूँ। अजय जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो एक डेवलपमेंट हो रहा है, दिल्ली में जाके राजनाथ सिंह से मिलते हैं, हम राव इंद्रजीत जी जाके मिलते हैं और उसके बाद फिर बात आती है, जिस तरह सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि वो कुछ पत्र भी दे के आए हैं और उस पत्र में था कि 9 फरवरी को वो एक बहुत बड़ी जनसभा करने वाले हैं झज्जर में और साथ ही ये भी कहा था कि 60 एकड़ में वो जनसभा होगी। और उसके बाद जो ये सारी कवायदें हो रही हैं, इस पे क्या लगता है कि राव इंद्रजीत का जो एक झुकाव है, वो क्या लग रहा था कि कांग्रेस में रहकर उनको चीफ मिनिस्टरशिप जो है, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना मुश्किल है, या फिर जेन्युइन उनका एक क्षेत्रवाद का मुद्दा था? मुझे कहीं लग रहा है कि उनका क्षेत्रवाद से ज़्यादा कहीं पर था कि उनको जिस तरह से इग्नोर किया गया। पहले वो केंद्र में मंत्री थे, उसके बाद किसी भी कारण से कहा जाता है उनके तरफ से ये कहा जाता है कि ठीक है, मुख्यमंत्री की तरफ से दबाव था कि वो मंत्री ना रहें। उसके बाद फिर उपाय था तो उनको इग्नोर किया गया। मुझे कहीं लगता है उनको जो इग्नोर किया गया वो उनके साथ ज़्यादा है, उनको वो इंसल्टेड फील कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसलिए इस तरह का उन्होंने किया है। रही बात वो बीजेपी में शामिल होंगे तभी मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कहीं पर वो ऑप्शंस तलाश रहे हैं, ऑप्शंस को वे कर रहे हैं, वो तराजू पर तौल रहे हैं कि बीजेपी में जाने में फ़ायदा है, इन लोगों में जाने में फ़ायदा है, या फिर अपनी इंसाफ पार्टी ही चला दे तो उसको ज़्यादा फायदा है। तो वो अपने विकल्प को ढूंढ रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ। खजान सिंह के पास यहाँ डायरेक्ट आएंगे। यहाँ पे खजान सिंह जी, क्या आपको लगता है कि इतना दुखी हो गए राव इंद्रजीत जी की दूसरे पार्टी में अब जाने की बात कर रहे हैं? रेवाड़ी रैली में साफ साफ उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस की सीट से अब कांग्रेस पार्टी के सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। इसका मतलब लगभग वो कांग्रेस से बाहर हो गए हैं, बस एक फॉर्मेलिटी है, वो केवल करना औपचारिक मात्र रह गई है। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी घटना उनके साथ हो गई कांग्रेस के अंदर, उनको इतना तवज्जो नहीं दिया गया या उनके क्षेत्र को, जिसके कारण वो अलग हुए हैं? कुमार जी, अभी मेरे लायक दोस्त हमारे इंसाफ मंच के यादव साहब कह रहे थे जी कि भेदभाव की बात हुई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि राव इंद्रजीत सिंह हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जी और कांग्रेस पार्टी ने उनको सबसे पहले विधायक की टिकट दी। वो कई बार विधायक रहे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। 1977 में पहली बार विधायक बने थे जी और 3 बार सांसद की उनको टिकट मिली है। केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट में भी रखा उनको, और उनको कांग्रेस पार्टी ने अब भी आईटी का चेयरमैन बनाया हुआ है। खुद भी बोलते हैं बहुत लॉयल वो कांग्रेस से हमेशा रहे, 30 सालों से ज्यादा। ये तो उनका अपना नजरिया है या उनकी अपनी सोच है। लेकिन जहाँ तक भेदभाव की बात है, यहाँ जितना दक्षिणी हरियाणा में 8 साल में विकास हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है। मैं गिनवाऊंगा। लेकिन खजान सिंह जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। जो विकास हुआ, 4 सरकारी यूनिवर्सिटियां पिछले 8 साल में आई हैं और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां दक्षिणी हरियाणा में पिछले 8 साल में आई, जबकि उससे पहले के 60 साल में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। यहाँ मेट्रो रेल आई है दक्षिणी हरियाणा में। यहाँ गुड़गांव विधानसभा की बात करूंगा, यहाँ 2 फ्लाईओवर गुड़गांव विधानसभा में बने हैं। गुड़गांव में नगर निगम की स्थापना हुई है। गुड़गांव में पुलिस कमिश्नरी की स्थापना हुई है।
गुड़गांव में कितना डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, ये तो डेवलपमेंट की रिकॉर्ड बात ठीक है। डेवलपमेंट इनका एक है। अलग इशू है। अगर बात आपसे दोबारा आप पे लौटेंगे, एक अहम सवाल आपसे भी पूछना रह गया है। इस बीच जवाहर यादव जी के पास चलते हैं। यादव जी, राव इंद्रजीत की खबरें आ रही हैं लगातार कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे और गुड़गांव से उतरेंगे, तो क्या कितना कुछ अहम हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, अभी राव इंद्रजीत जी कांग्रेस के सांसद है। जी पहले हमारा कहना है कि वो कांग्रेस छोड़े, जी परंतु वो हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिले। हम एक चीज तो मानकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, जी कांग्रेस पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी है। उसमें चंद लोग जो कांग्रेस में रहते हुए भी भ्रष्टाचारी नहीं है, उनमें से एक राव इंद्रजीत जी है। कांग्रेस के जैसे भ्रष्टाचार के स्वरूप में भी उन्होंने अपने आप को भ्रष्टाचार से बचा के रखा है, ये उनकी उपलब्धि है। परंतु जब तक वो कांग्रेस नहीं छोड़ते तो इस बारे में भारतीय जनता पार्टी कोई और आगे टिप्पणी नहीं करेगी। पर क्या आपको लगता है कि कितना मौका भी तो नहीं मिला भाजपा को कि वहाँ पे इस तरह की कोई कांग्रेस 60 सालों में ज़्यादातर समय पद पे रही है और सत्तासीन रही है, तो आपको नहीं लगता कि भाजपा को कम वक्त मिला है? कहीं कि अगर जहाँ जहाँ पे मिला है, अगर कर्नाटका की बात करें तो वहाँ पे भी आपको बाहर होना पड़ा था। खैर, हम इस बात पे भटकेंगे नहीं। आपका प्रश्न क्या, वो मैं नहीं समझा। क्या मैं प्रश्न ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या राव इंद्रजीत जी को मौका मिला उस चीज कोई भ्रष्टाचार के इसमें लिप्त होने का? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राव इंद्रजीत भ्रष्टाचार करेंगे, पर ऐसा भी तो लगता है कि मौका भी तो उनके पास नहीं देखिए, था। ये तो उनका कांग्रेस नहीं, का आप इंटरनल गलत कह रहे हैं। ये तो कांग्रेस का बिल्कुल, इंटरनली मामला राव है। इंद्रजीत सिंह हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और भारत सरकार में विदेश राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री का पद भी। और आज जहां बात है कि जो राजनीतिक जीवन में होता है, पार्टी पे होता है, संगठन में होता है, आज आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय लोग जो कल तक साइकिलों पे घूमते थे, आज वो 100 करोड़ के मालिक बन गए हैं। 36 साल का राजनीतिक जीवन, आप आदमी को देखिए, 36 साल में भी किसी आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगता है। ये सहमत है इनसे, हम ये इंसाफ मंच के प्रवक्ता से इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सहमत है कि भ्रष्टाचार के परिवार में रहते भी, परिवार से मतलब मेरा कांग्रेस है, परिवार से मतलब मेरा कांग्रेस है, भ्रष्टाचारी कांग्रेस में रहते भी वो आज की डेट में पाक साफ है। मैं आपकी बात मानता हूँ। अनिल जी से एक बार, अनिल जी से एक बात, छोटी बात के बात का जवाब देना चाहूंगा। मेरे लायक दोस्त जवाहर जी बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पार्टी को पूरी को भ्रष्टाचारी कहते हैं। मैं ये मैंने कहा कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचारी नहीं है। पहले ये तो अनिल जी क्या पाक साफ ये है? तो मुद्दे तक रहना चाहिए, और मुद्दे के अलावा ये छोड़कर अगर दूर दूर जाते हैं तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार में जेल काट चुका, इनके येदियुरप्पा जी जिनको वापस ले रहे वो भ्रष्टाचार में, और जो भ्रष्टाचार की पार्टी है वो उनकी कोली भरी हुई है, और दूसरी भ्रष्टाचारियों को ढूंढ ढूंढ कर अनिल आर्या जी से ढूंढ कर अपनी पार्टी में शामिल छोटा सा कमेंट अनिल आर्या जी से ले लेते हैं। एक बार अनिल जी पे जाए, इससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा। भाई साहब बोल चुके, खजान सिंह जी। देखिए, ये भाई चलिए, जवाब की आदत है, ये रनिंग कमेंट्री देते रहेंगे। आप बोलिए पहले। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में जितना भ्रष्टाचार है, खजान जी हमाम में सब नंगे हैं। देखिए सुनिए खजान जी, सुन तो लीजिए। भ्रष्टाचार जब है। बात सुनिए, बात खजान जी, पूरा सुन तो करिए। लीजिए आप। आप बीजेपी येदियुरप्पा की बात बिल्कुल ठीक, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। आपने बाकी जो बात की बिल्कुल मान लिया, करप्शन के आरोप हैं। लेकिन पिछले 8 साल में, और उनसे खासकर 2010 के बाद जितने स्कीम इस गवर्नमेंट के सामने आए, पहले कभी नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात आप बात कर रहे थे राव इंद्रजीत सिंह की। इंद्रजीत कितने पाक साफ है? हाँ, मैं अनिल वही जी बात से आपको कह रहा हूँ कि आज भाजपा ये कह रही है कि राव इंद्रजीत इस परिवार में रह के, परिवार से मतलब कांग्रेस में रह के, बिल्कुल वो पाक साफ है। निश्चित तौर पे मैं पिछले 28 साल से गुड़गांव में पत्रकारिता कर रहा हूँ, राव इंद्रजीत सिंह के ऊपर ऐसा कोई आरोप मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ जब भी बीजेपी वालों ने चुनाव लड़ा है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो करप्शन में लिप्त रहे हैं। ये कैसे भूल जाए? नहीं, आज तक कोई साबित करिए। सुनिए राजेश जी, एक मिनट सुनिए। साबित की बात तो बहुत कुछ सुन लीजिए। तो मैं ये जो भाजपा आज ये बात कर रही है कि उनके कोई आरोप रहे नहीं रहे, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि राव इंद्रजीत के सामने अभी तक ऐसा कोई बड़ा आरोप नहीं आया कि जिसमें कहा गया राव इंद्रजीत उसमें डूब के रहे। रहा सवाल बीजेपी में जाने का ना जाने का, राव इंद्रजीत बीजेपी में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जो भगदड़ मचेगी वो बीजेपी मचेगी, क्योंकि गुड़गांव से टिकट मांगने वालों में राव नरवीर सिंह और डॉक्टर सुधा यादव, उन दोनों के सामने संकट ये हो गया कि वो कहाँ जाए, क्योंकि टिकट राव इंद्रजीत को मिलेगी अगर बीजेपी में वो आते हैं। जी अनिल जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, छोटा सा ब्रेक मैं इसका एक लाइन में जवाब देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अगर राव इंद्रजीत जी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं भगदौड़ नहीं है। 2 नाम इन्होंने लिए, दोनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। पार्टी इनको जो भी जिम्मेवारी देगी, जिस काम पे लगाएगी, वो दोनों को मैं विश्वास के सकता हूं, दोनों जिम्मेवारी को निभाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बात रोहतक की होगी, रोहतक सीट की, जहां पर कैप्टन अभिमन्यु सिंह की
कितनी वहां पर अपनी पहुंच है, सशक्त दावेदारी है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।